हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैंने जब ये चैनल शुरू किया था तो उसके पीछे रीज़न ये नहीं था कि मैं हर किसी मैच की एनालिसिस करूँगा। लेकिन क्या हुआ कि इसके पहले देखिए, मुझे क्रिकेट का हमेशा से शौक रहा है। 30-40 साल मैंने क्रिकेट देखा है और करीब 30 साल मैंने क्रिकेट खेला भी है, भले छोटे लेवल पे सही, लेकिन मैंने क्रिकेट को बहुत ज़्यादा वॉच किया है और मैं क्रिकेट लेट 70s से देख रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जितने भी एनालिस्ट हैं ये ज्यादातर कुछ मैच की कमेंट्री टाइप की करते हैं और इनको छोटी छोटी बातों को लेके बड़ा बनाने में इनको ज्यादा मजा आता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस तरह का चैनल शुरू करूं कि जहां पे हम ये बात करें कि मैच में क्या गलती हो रही है और मैच में क्या होना चाहिए था। किसी स्टेज पे किसी कप्तान ने कुछ डिसीजन लिया या किसी प्लेयर ने किस तरह का डिसीजन लिया तो उस जगह क्या होना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि ऐसी एनालिसिस बहुत कम लोगों को पसंद होती है, लेकिन ठीक है, ये मेरा व्यू है और ये देखने वालों का भी डिस्क्रिप्शन है। जो देखना चाहे वो देखे और जो ना देखना चाहे उसके लिए बाकी बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि सही बात है वो मुझे कहना चाहिए। चैनल का नाम भले बायस्ड एनालिस्ट हो, लेकिन हमारी एनालिसिस कभी भी बायस नहीं होती है। और यहां पे मैं एक और चीज आपको क्लेरिफाई करना चाहता हूं कि मेरा किसी भी प्लेयर से कोई नाराजगी नहीं है। मेरी विराट कोहली, रोहित शर्मा या गौतम गंभीर या कपिल देव या सुनील गावस्कर, इनसे किसी से कोई नाराजगी नहीं है। मुझे सिर्फ इनसे खेल और इनकी खेल से रिलेटेड एक्टिविटीज के ऊपर कमेंट करना है। तो अभी मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये अभी इंडिया का मैच नहीं है और मैं फिर से कोई वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी 3 दिन पहले जो गौतम गंभीर ने अचानक बम फोड़ दिया है, वो जो इंटरव्यू एबीपी न्यूज को उन्होंने दिया, तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे जरूर इसके बारे में कुछ बात करना चाहिए और लेट अस एनालाइज कि गौतम गंभीर ने उस इंटरव्यू में क्या कहा और एक्चुअली उसका क्या मतलब था। देखिए, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग छोटी छोटी क्लिप्स ले लेते हैं किसी भी इंटरव्यू की, और छोटी क्लिप्स में क्या होता है कि नैरेटिव को अपने हिसाब से किसी भी तरह से मोड़ा जा सकता है। तो अब आज हम इस इंटरव्यू के बारे में जरा बात करते हैं कि एक्चुअली गौतम गंभीर ने क्या कहा और उसका क्या मतलब था और उसका क्या इफेक्ट होना चाहिए। देखिए, गौतम गंभीर एक ऐसा प्लेयर है जो लाइमलाइट में तो रहा, लेकिन उसको बहुत ज्यादा हाइप उस तरह से नहीं मिल पाई जिस तरह से बाकी कई प्लेयर्स को मिल पाई है। तो चलिए देखते हैं हम कि गौतम गंभीर ने क्या कहा इंटरव्यू में, और एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे जो कि इंडियन क्रिकेट से रिलेटेड है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो गौतम गंभीर से किया गया कि आईपीएल ने इंडियन क्रिकेटर्स की लाइफ चेंज कर दी है, तो उसके बारे में गौतम गंभीर ने कहा कि हाँ, लाइफ चेंज की है और ये लाइफ चेंज होनी भी चाहिए, क्योंकि क्रिकेटर का या किसी भी स्पोर्ट्समैन का लाइफ स्पेन जो है, करियर स्पेन, वो बहुत कम होता है और मैक्सिमम 35-36 साल तक ही कोई प्लेयर खेल सकता है। तो उसको ये प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें उसको पैसे मिलने चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये कहता हूं कि देखिए, पैसे मिलने तो चाहिए, लेकिन आपने बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे देखे होंगे जिन्होंने एक सीजन में परफॉर्म किया और उसके बाद उनको अगले सीजन में छप्पर फाड़ के पैसे मिले और उसके बाद वो उसी सीजन से गायब भी हो गए। अब इसमें देखिए, चेन्नई सुपर किंग ने भी एक गलती की है। हालांकि मैं धोनी का बड़ा फैन हूं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग ने, वो एक नेगी करके लड़का था, अगर आपको याद हो, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑर्थोडॉक्स, उसको 9 करोड़ रुपए में खरीदा था। आज से 7-8 साल हो गए शायद उस बात को, मुझे तो उस लड़के का पहला नाम भी नहीं याद है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उस सीजन में भी वो बुरी तरह फ्लॉप हुआ, मतलब फ्लॉप ही नहीं हुआ, उसको उस सीजन में सीएसके ने अपनी टीम से ड्रॉप भी कर दिया 9 करोड़ रुपए में खरीदने के बाद। फिर उसके बाद इसी तरह से एक वो और सीएसके का एक और प्लेयर था जो कि अभी किसमें, शायद जीटी में खेल रहा है, कृष्णप्पा गौतम। बताइए, कृष्णप्पा गौतम को भी पिछले शायद 10 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, उसने कुछ भी नहीं किया और इस बार शायद जीटी ने लास्ट ईयर उसको कुछ 50 लाख रुपए में खरीदा है। तो ये देखिए क्या होता है, ये क्रिकेटर की एबिलिटी के भी ऊपर डिपेंड करता है। एक वन ऑफ परफॉर्मेंस के बाद आप अगर किसी प्लेयर को ले लेते हैं तो उसके बाद उसका क्या होगा, अगर उसमें वो मटेरियल नहीं है तो उसका वही हाल होगा। अब हालांकि उन लोगों को ये लगता है कि उनकी किस्मत से तो उनको बहुत ज्यादा पैसे मिल गए, वो जितना रिजर्व करते थे उससे ज्यादा मिल गए, तो इसलिए मोटिवेशन भी कम हो जाता है। तो अब देखिए, कृष्णप्पा गौतम की भी क्या परफॉर्मेंस है और नेगी का तो कहीं पता ही नहीं है। इस तरह से कई और प्लेयर्स भी, हालांकि
अब मैं इस बारे में वो सैम करन के बारे में भी बोल सकता हूं, जिसको 18.5 करोड़ में पंजाब ने खरीदा, और मैंने काफी वोकली बोला भी है कि वो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। लेकिन ठीक है, अब चलिए, वो फ्रेंचाइजी का पैसा है और वो देना चाहते हैं, तो उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। ये पैसा उनका है, बिजनेसमैन का है, बिजनेस हाउसेस का है, वो जैसा चाहे बर्बाद करें उसको, उसके बारे में हमें कहने का हक नहीं है। लेकिन इससे अल्टीमेटली क्या होता है, बहुत सारे प्लेयर्स का फायदा नहीं होता है, लेकिन ये है कि ठीक है, रोजी रोटी चल रही है और एक एवरेज से बेटर लाइफ वो जी सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही उनको मोटिवेशन भी ये मिलता है कि अगर हम करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा हो सकता है हमारे लिए। अब जैसे इसी इंटरव्यू में रिंकू सिंह की भी बात की। अब रिंकू सिंह के लिए देखिए, बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे, वो आकाशवाणी भी हुई थी उसके लिए कि उसको आप टीम में ले लो, ये कर लो, वो कर लो। और देखिए, रिंकू सिंह ने अभी पहला सीजन है जिसमें उसने परफॉर्म किया है। इसके पहले के 3-4 सीजन में और खेला था, उसमें क्या परफॉर्मेंस थी उसकी, कुछ भी नहीं। लेकिन इस सीजन में उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया है। आप देखिए, इसके बेसिस पे अगर आप किसी को इंडियन टीम में ले लेंगे, तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि आप इंडियन टीम से निकालेंगे किसको, जिसकी जगह वो ले लेंगे, और किस फॉर्मेट में खिलाएंगे। 20 ओवर फॉर्मेट में देखिए, अभी आईपीएल में ही एक मैच में रिंकू सिंह ने जिसमें 50 रन बनाए थे, उसमें मैंने उसको घुटने के बल झुका हुआ और हाफते हुए देखा है। अब 20 ओवर के मैच में अगर तुम्हारा स्टेमिना नहीं है तो फिर बाकी तो आप भूल ही जाइए। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उसको 50 ओवर के वर्ल्ड कप में अभी खिला दो, वो बहुत अच्छा है। देखिए, मुझे लगता है उसको फिटनेस के ऊपर अभी काफी काम करना है। और दूसरी बात, अभी आईपीएल का पहला सीजन है जिसमें उसने परफॉर्म किया है। अभी 1-2 सीजन और देखिए, अभी उसकी एज कहाँ है, कोई ऐसा तो नहीं कि वो एज बार हो गया है, अभी उसके पास टाइम है। अगर वो 2 साल परफॉर्म करता है तो उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है, कैसे परफॉर्म करता है। और अभी उसने मोस्टली इंडियन बॉलर्स के और फॉरेन के भी थोड़ा लेसर कैपेसिटी वाले बॉलर्स के ऊपर परफॉर्म किया है। जब ये वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के सामने आते हैं तब इनको आटे दाल का भाव पता चलता है। अच्छा, इस पूरे इंटरव्यू में जो सबसे बड़ा बम फोड़ा है गौतम ने, वो ये बात कही है कि हमारी जो कंट्री है वो प्लेयर ऑब्सेस्ड है, वो टीम ऑब्सेस्ड नहीं है। तो इस बारे में तो मैं ये कहूंगा कि ये वाकई काफी हद तक ये सही बात है। अब आप लोगों से ही मैं ये कहता हूं कि आप आरसीबी के जो आईपीएल के रिसेंट मैचेस हुए हैं, इसमें आप देखिए कि जब भी पहले मैच के पहले जब भी वो एक पोस्टर आया करता था, तो उसमें आपने देखा होगा 95% टाइम्स फाफ डू प्लेसी जो कि कैप्टन था आरसीबी का, उसकी जगह विराट कोहली का चेहरा लगा होता था। तो अब बताइए, विराट कोहली का चेहरा क्यों होना चाहिए उसके ऊपर? मतलब दूसरी टीम का जो अपोजिट टीम का जो कैप्टन है उसके साथ विराट कोहली को दिखा रहे हो आप, जबकि विराट कोहली की कैपेसिटी क्या थी इस बार? कुछ भी नहीं, एक नॉर्मल प्लेयर की तरह। फाफ डू प्लेसी का चेहरा होना चाहिए था ना वहां। इसको ही गौतम गंभीर ने बहुत कड़वे शब्दों में कहा है कि ये पीआर एजेंसी काम करती है। अभी देखिए, रिसेंटली मैं ये बात बताऊं, अभी WTC में विराट ने जो गंदा शॉट मार के आउट हुआ है, उसके बाद जब सुनील गावस्कर के साथ बात हो रही थी जतिन सप्रू की, एक वो जतिन सप्रू भी अपने आप को क्रिकेट का बड़ा एक्सपर्ट समझता है, लेकिन अब आप देखिए उसने क्या कहा सुनील गावस्कर के सामने। उसने कहा कि अरे विराट को तो बड़ी डिफिकल्ट बॉल पड़ गई। देखिए, ये किसी चौथी पास आदमी को अगर आप ये बात बोलो ना, तो मुझे समझ में आती है कि उसको बोल दो कि ये डिफिकल्ट बॉल है, उसको शायद समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिसने जरा सा भी क्रिकेट खेला है ना, वो कोई भी आदमी ये बता दे मुझे कि विराट कोहली को जो बॉल पड़ी थी वो डिफिकल्ट थी या विराट कोहली ने उल्टा सीधा शॉट मार के आउट हुआ है। और उसको सुनील गावस्कर ने वहां पे धर भी लिया था कि बेकार की बात मत करो, वो बॉल में कुछ भी नहीं था, ये शॉट ही गंदा था। तो अब अगर आप सच्चाई से मुंह मोड़ोगे तो बेइज्जती आपकी होगी, लेकिन आपके फॉलोअर्स ये बात सुनने को ही तैयार नहीं है। वो इंस्टाग्राम पे वाह वाह और ट्विटर पे वाह वाह और सब जगह वाह वाह। तो ऐसे करने से तो फिर देश का नुकसान ही होगा ना, क्या फायदा हो सकता है? गौतम गंभीर ने बिल्कुल बात सही कही है। गौतम गंभीर तो एक और स्टेप आगे ही चले गए कि जो 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, उसमें कितने लोगों को मालूम है कि महेंद्र अमरनाथ की क्या परफॉर्मेंस थी? अच्छा देखिए, वो वर्ल्ड कप पूरा मेरा देखा हुआ है, लाइव देखा हुआ है। मैं आपको बता सकता हूं कि महेंद्र अमरनाथ ना केवल फाइनल बल्कि सेमीफाइनल में भी मैन ऑफ द मैच थे। लेकिन देखिए, मुझे नहीं लगता कि कपिल देव के पीछे कोई पीआर एजेंसी काम कर रही थी। उस टाइम सोशल मीडिया इतना ज्यादा नहीं था, उस टाइम सिर्फ प्रिंट मीडिया था। इवन टीवी में भी मैच के अलावा और मैच से रिलेटेड कोई प्रोग्राम्स नहीं आया करते थे। वो तो काफी दिनों के बाद
रिटायरमेंट के बाद सुनील गावस्कर ने 1986 में जब अपना रिटायरमेंट लिया है, उसके बाद उन्होंने सुनील गावस्कर प्रेजेंट्स करके एक अपना वीडियो शो शुरू किया था, जो कि हर संडे को सुबह आया करता था, जिसमें वो पुराने मैचेस की वो रिकॉर्डिंग्स दिखाया करते थे और अपनी एनालिसिस बताते थे। तो वहां तक तो सोशल मीडिया था ही नहीं। और फिर 89 में सचिन तेंदुलकर के आने के बाद सचिन तेंदुलकर चूंकि 16 साल की उम्र में आ गया था, इसलिए उसकी बहुत ज्यादा हाइप बन गई थी। और फिर धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ, ये प्राइवेट चैनल्स जब आने शुरू हुए, जी टीवी और ये केबल नेटवर्क आया, तब जाके थोड़ा सा हाइप बननी शुरू हुई और इस वजह से सचिन तेंदुलकर का काफी ज्यादा नाम हुआ और सचिन तेंदुलकर की काफी हाइप क्रिएट हुई। हाइप क्रिएट ही कहूंगा मैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर की अगर मैं परफॉर्मेंस को एनालाइज करने आऊं तो अभी आप लोगों में से कोई भी मेरा हाथ पकड़ नहीं सकता है। सचिन तेंदुलकर, खैर अभी हम सचिन तेंदुलकर की बात नहीं करते। तो ये जो कपिल देव के बारे में कहा गया और मोहिंदर अमरनाथ के बारे में गौतम गंभीर ने कहा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे गंभीर ने ज्यादा थोड़ा सा रिएक्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया था नहीं। तो वहां पे सभी को यही मालूम है कि कपिल देव, और हमारे जैसे जो क्रिकेट के पागल लोग हैं, उनको सबको आज भी याद है कि मोहिंदर अमरनाथ ने 12 रन दे के 3 विकेट लिए थे और 26 रन बनाए थे फाइनल मैच में। आज मुझसे पूछ लीजिए कि किस बैट्समैन का क्या स्कोर था या किस बॉलर ने कितने। अब इस लिहाज से तो अगर मैं आपको ये बताऊं, आपको किसी को भी मालूम है कि रॉजर बेनी कितना अच्छा बॉलर था। 1983 वर्ल्ड कप में रॉजर बेनी ने पूरे टूर्नामेंट में मिला के 18 विकेट लिए थे और ही वॉज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन दैट 1983 वर्ल्ड कप, जो कि उसका काफी सालों तक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रहा वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट लेने का, जो कि काफी बाद में जाके टूटा है फिर जब नंबर ऑफ मैचेस बढ़ गए। तो शुरू में तो ऐसा होता था। रॉजर बेनी के बारे में किसी को नहीं पता कि वो कितना अच्छा बॉलर था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जाके उसने बैट्समैन की नाक में दम कर रखा था, लेकिन नहीं मालूम है लोगों को। तो उसके पीछे मुझे नहीं लगता कि ये कोई पीआर एजेंसी या कुछ थी कपिल देव की। कपिल देव तो वैसे भी इतना सीधा आदमी था कि उसको तो बोलना ही नहीं आता था, वो क्या पीआर एजेंसी और ये सब करेगा। तो यहां पे मुझे लगता है कि गौतम गंभीर थोड़ा सा हार्श हो गया। अच्छा, इसी कंटिन्यूएशन में गौतम ने एक बात और कही कि ये चूंकि इंडिविजुअल ऑब्सेस्ड हमारी कंट्री हो गई है, तो फैंस का इतना ज्यादा प्रेशर होता है या फैंस का इतना ज्यादा पागलपन की हद तक किसी को भी आइडियलाइज करने का वो जो ट्रेंड चला हुआ है, इसकी वजह से क्या होता है कि फैंस कभी भी ये नहीं देखते हैं कि आपके प्लेयर की परफॉर्मेंस क्या है। अब आईसीसी टूर्नामेंट्स में ना जीतने का किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वहां पे ये लगे हुए। मतलब मुझे तो बड़े ताज्जुब हुआ है इस बार ये देख के कि मैं देख रहा हूं कि फैंस ये बोल रहे हैं कि चलो विराट कोहली ने सेंचुरी नहीं बनाई और रोहित शर्मा ने टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीती। अब देखिए, रोहित शर्मा ने टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीती तो नुकसान किसका हुआ? अल्टीमेटली तो देश का नुकसान हुआ ना। या विराट कोहली ने गंदा शॉट मारा तो अब वहां पे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, रोहित ने भी गंदा शॉट मारा। अरे गंदा शॉट तो दोनों ने ही मारा, तो दोनों को आप क्रिटिसाइज करो ना। मुझे विराट कोहली और रोहित शर्मा से कोई नफरत नहीं है, मुझे कोई उनसे पर्सनल ग्रज नहीं है, मुझे सिर्फ उनके गलत शॉट सिलेक्शन से प्रॉब्लम है। ये और मैं ये भी मानता हूं कि ये लोग कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं वह क्या करते हैं। इससे लगता है कि इन लोगों को सीरियसनेस नहीं है। अब यहां पे ये भी देख लीजिए ना आप कि आईपीएल, आप कह रहे हैं कि अब आईपीएल को आप ब्लेम करो कि 2 महीने आईपीएल चल रहा था, इस वजह से हमें प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला। तो अब आरसीबी और मुंबई कब हार के चले गए थे, ये प्लेऑफ में भी जब नहीं पहुंचे थे तब। खैर मुंबई तो पहुंच गया था प्लेऑफ में, लेकिन आरसीबी तो बहुत पहले ही प्लेऑफ से बाहर हो गया था। तो वहां से जाके विराट कोहली और सिराज ये लोग क्यों नहीं वहां पे जाके प्रैक्टिस कर सकते थे? और वहां पे भी ऑप्शनल प्रैक्टिस है। अब आप ये कहते हो कि मैं तो इतना बड़ा खिलाड़ी हूं कि मैं ऑप्शनल प्रैक्टिस ही करूंगा, फिर बाद में जब मैच हार जाऊंगा तो कहूंगा कि नहीं, मेरे पास तो प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं था। तो ये कौन सी बात है? स्टीव स्मिथ गया था ना वहां पे जाके ससेक्स में, उसने 3 मैचेस खेले। और आईपीएल का इससे क्या लेना देना है? पुजारा ने तो कोई आईपीएल नहीं खेला। पुजारा ने क्या कर दिया उसमें? पुजारा ने आईपीएल नहीं खेला क्योंकि वो टेस्ट की तैयारी कर रहा था और टेस्ट मैच में आईपीएल वाला शॉट मार के आउट हुआ। तो अब इसको क्या कहा जाएगा? मतलब ये है कि प्लेयर को ये टेंशन ही नहीं है कि उसकी टीम में जगह बचेगी या नहीं बचेगी। उसे मालूम है टीम में तो उसे रहना ही है। इसीलिए मैं कह रहा था पिछले वीडियो में मैंने ये कहा था
कि अजिंक्य रहाणे ने परफॉर्म किया है क्योंकि उसको लात पड़ी है। अभी 1.5 साल तक जब टीम से बाहर था ना, जब तक प्लेयर को ये डर नहीं होगा वो परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, कोई ये प्लेयर कहे कि मुझे सिर्फ आईपीएल खेलना है तो ठीक है आईपीएल खेलो। जैसे हार्दिक पांड्या ने कह दिया कि मैं तो अब व्हाइट बॉल क्रिकेट ही खेलूंगा, तो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलो, लेकिन अब ये बीसीसीआई का डिसीजन होना चाहिए कि वो उसका जो डिसीजन है कि मैं सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलूंगा, अब उसमें कप्तान उसको बनाना है या नहीं, क्योंकि अब आप उसमें भी बॉलिंग नहीं कर रहे हो। तो आप कैसे, आप इतने बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैट्समैन नहीं हो, या फिर आप कोई महेंद्र सिंह धोनी नहीं हो। मैं तो महेंद्र सिंह धोनी को नॉन प्लेइंग कैप्टन भी बना दूं टीम का, कि उसको बोल दूं कि विकेट के पीछे तू चेयर लगा के बैठ जा और बस तू कप्तानी कर, सिर्फ कुछ भी मत कर। तो ये इतना बड़ा तो प्लेयर अभी हार्दिक पांड्या हुआ नहीं है, अभी तो ऐसा कुछ परफॉर्म उसने करके दिया नहीं है, कुछ जिताया नहीं है टीम को। एक गुजरात टाइटंस को तुमने आईपीएल टाइटल जिता दिया, उससे क्या होता है? वो बात अलग है कि सौरव गांगुली कह रहा है कि आईपीएल टाइटल जीतना वर्ल्ड कप जीतने से भी ज्यादा बड़ा है, इससे बड़ा तो बेवकूफी का कोई स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता। उस पर हम बाद में आएंगे, वो उसके बारे में भी एनालिसिस हम करेंगे। तो ये है, देखिए कि आईपीएल से फायदा भी है और नुकसान भी है, और ये प्लेयर की जो पूजा हो रही है, इससे देश का बहुत नुकसान है, क्योंकि यहाँ पे सारे फैंस और ये जो इनको राइट क्वेश्चंस पूछने चाहिए, ये क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे। अच्छा, इसी कनेक्शन में गौतम गंभीर ने एक काफी सेंसिटिव मामले को भी टच किया कि यहाँ सोशल मीडिया पे ट्रोल्स को खरीदने वाली बात या फैंस को खरीदने वाली बात। अच्छा देखिए, ये इस बात की सच्चाई किसी को मालूम नहीं है, लेकिन कई बार अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको ये लगता है कि क्या रीजन है कि जतिन सप्रू एक इतने बकवास शॉट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि स्टार टीवी को जरूरत है विराट कोहली की, क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग की वजह से। और फिर कभी कभी ये भी सुनने को आता है कि भाई अगर कोई मुंबई इंडियंस का प्लेयर है तो फिर मुंबई इंडियंस के जो ओनर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस रहता है टीम में सिलेक्शन में। ये कई बार सुनने को आता है और कभी कभी लगता भी है। तो ये देखिए, ये बड़ी अजीब सी बात है, इसके पीछे कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन गौतम गंभीर ने कहा है तो इस बात में जरूर कुछ ना कुछ दम तो है। और हालांकि उसने वहां पे ही केम आउट क्लीन फॉर हिमसेल्फ कि नहीं, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता है और मैं कहीं और अपनी सोशल सर्विस करता हूं। ठीक है। अच्छा, यहाँ इस टॉपिक को टच तो किया गौतम ने, कोई बहुत ज्यादा इसमें एलेबोरेट नहीं किया और ना ही करना चाहिए था। हालांकि उन्होंने हिंट किया कि ट्रोल्स मैं भी खरीद सकता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि कोई ट्रोल्स खरीदता है। और अब ये नवीन उल हक और विराट कोहली वाली जो कंट्रोवर्सी हुई, हालांकि इसमें विराट कोहली का कोई नाम नहीं लिया गौतम ने, लेकिन उसने ये कहा कि मैं नवीन उल हक का सपोर्ट करता हूं क्योंकि वो सही था। अब देखिए, इतने बड़े स्टेज पे अगर गौतम गंभीर कह रहा है कि नवीन उल हक सही था, तो भी मैं ये कहता हूं कि इसको हमें मान नहीं लेना चाहिए और ना ही नकार देना चाहिए। लेकिन देखिए, जो कुछ हुआ वो ग्राउंड पे जितने लोगों के सामने हुआ वो उन लोगों को ही मालूम है। लेकिन मेरी शिकायत एक विराट कोहली से ये है कि अगर तुम इतने बड़े स्टेचर के खिलाड़ी हो तो तुम किसी छोटे आदमी के मुंह क्यों लगते हो? इसके बारे में एक स्टोरी भी है ना, कि एक वो किसी हाथी की किसी गधे से लड़ाई हो गई और फिर वो गधा कुछ कह रहा था और वो हाथी कुछ कह रहा था, और फिर वो दोनों मिलकर शेर के पास गए और शेर ने हाथी को ही सजा दे दी, जबकि हाथी सही था। तो वो हाथी ने उससे पूछा कि भाई तुम मुझे क्यों सजा दे रहे हो, मैं तो सही था। तो वो शेर बोलता है कि तुम गधे के मुंह क्यों लगे, इसलिए मैंने तुमको सजा दी है। तो बात वही है कि विराट कोहली जैसा प्लेयर अगर नवीन उल हक के साथ बहसबाजी में उतर आएगा और कोई कह रहा है कि उसने उसको जूता दिखाया और ये किया वो किया, अब अगर तुम इतने बड़े इज्जत वाले आदमी तुम नवीन उल हक जैसे प्लेयर के मुंह लगोगे और वो पलट के एक जवाब दे देगा, तो फिर क्या होगा? आप दोनों बराबरी के लेवल पे आ गए ना। तो ये देख के तो हमको भी अच्छा नहीं लगा। मुझे विराट कोहली के खेलने के तरीके से कितनी भी शिकायत हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि विराट कोहली बड़ा प्लेयर है और वो हमारे इंडियन क्रिकेट के लिए तो एक एम्बेसडर है। तो हम चाहते हैं कि उसकी इज्जत हो दुनिया में। अब वो नवीन उल हक जैसे आदमी के साथ उलझ के और झगड़ा करके और फिर नवीन उल हक अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी चला दे उसके अगेंस्ट और वो सब कर दे, भले विराट कोहली के फैंस उसको कितना भी ट्रोल कर दे, लेकिन अल्टीमेटली इससे बेइज्जती किसकी हुई? देखिए, एक बिना कपड़े वाले आदमी के सामने आप अगर जाएंगे तो बेइज्जती किसकी होगी? आपकी या वो जो आदमी पहले से ही बिना कपड़ों के? तो ये थोड़ा विराट कोहली को सोचना चाहिए था।
तो ये देख के बहुत अच्छा नहीं लगा। बाकी वो जो चेस्ट थंपिंग है वो मैं पहले भी कह चुका हूं कि अब आईपीएल के मैच में आप रन बना के लखनऊ के अगेंस्ट तो चेस्ट थंपिंग करो कि मैं विराट कोहली हूं और यूं हूं और वैसा हूं, उससे क्या फायदा हुआ? WTC में सबको पता चल गया ना कि विराट कोहली क्या है। क्या हुआ? हार के आ गए ना वापस। तो अब मैं थोड़ा सा ये सलाह दूंगा विराट कोहली और रोहित शर्मा को कि ये सब बातें जो करते हो आप बड़ी बड़ी, ये सब वहां बड़े लेवल पे जाके मैच जिता के टूर्नामेंट जिता के फिर करो, तब अच्छा लगता है। लेकिन जब आप कर लोगे तो आपकी खुद ही ये बातें, बड़ी बातें करने की इच्छा नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है जो बड़े काम करते हैं वो चुप रहते हैं, उनके काम बोलते हैं, उनको खुद नहीं बोलना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये आप सब लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। एक और पॉइंट गौतम गंभीर ने टच किया था युवराज सिंह के बारे में। ये जो PR एजेंसीज और ये हायरिंग द ट्रोल्स, ये सब जो किया गया, ये जो टॉपिक था, इसके बारे में उसने कहा कि देखिए युवराज सिंह ने 2 वर्ल्ड कप जिताए, 2007 का और 2011 का, लेकिन युवराज सिंह के बारे में उतनी ज्यादा नहीं होती बात जितनी दूसरों के बारे में होती है। अब देखिए दूसरों के बारे से मतलब ये होता है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। हालांकि गौतम गंभीर ने महेंद्र सिंह धोनी का नाम नहीं लिया, लेकिन देखिए क्या है, यहां इंडिया में आप देखिएगा एक चीज है, ये बहुत कड़वी सच्चाई है इस बारे में कि जो आदमी अंग्रेजी नहीं बोल पाता है ना, वो उतना फेमस नहीं हो पाता है। सिर्फ एक कपिल देव को छोड़ के, जिसको अंग्रेजी नहीं बोलनी आती थी, उसके अलावा कोई भी क्रिकेटर जिसको अंग्रेजी ठीक से नहीं आती है वो उतना फेमस नहीं हुआ है या उतनी उसकी फैन फॉलोइंग नहीं हुई है। युवराज सिंह के साथ भी यही प्रॉब्लम थी और रविंद्र जडेजा के साथ भी यही प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज के साथ भी होगी। जब तक कि ये अंग्रेजी ठीक से नहीं बोलेंगे ना, ये कभी कप्तान नहीं बन सकते। आज आप देख लीजिए 1950 से लेके अभी तक सिवाय कपिल देव के कोई भी प्लेयर ऐसा इंडिया का कैप्टन नहीं हुआ है जिसको अंग्रेजी बोलनी ना आती हो। अगर आप देख लें हिस्टोरिकली और मुझे गलत प्रूव कर दें इस बारे में, तो ये यहां पे देखिए, ये एम्बेसडर बनने वाली बात है देश की और देश चाहता है कि हाँ भाई आप कहीं भी जाएं तो आप ठीक से बात, तो ऐसा होता है। यहां युवराज सिंह के साथ मुझे यही लगता है कि वो थोड़ा सा जो अंग्रेजी ना बोलने वाली जो बात थी उनके साथ, वो वहां पे थोड़ा सा मार खा गए और कुछ नहीं है इसमें। बाकी महेंद्र सिंह धोनी ने तो कभी कोई क्रेडिट लिया नहीं और मुझे तो नहीं लगा, आपको कभी भी उसके अपीयरेंस से नहीं लगा होगा। वो वही आदमी है जिसने की ट्रॉफी जीतने के बाद सारे फोटोग्राफ में वो सबसे पीछे खड़ा हुआ दिखता है। अगर उसको क्रेडिट लेना होता तो वो सबसे आगे आके नहीं लेता सेंटर में। किसी भी आदमी को ये समझना चाहिए। शायद गौतम गंभीर को भी ये बात समझ में आती है, लेकिन क्या है कि अब ठीक है, कह दी बात तो कह दी, कुछ इनडायरेक्टली ही सही। बाकी जो लास्ट जो एक बड़ा मजेदार पॉइंट था वो ये था कि ये वीरेंद्र सहवाग, सुनील गावस्कर, कपिल देव, ये लोग वो पान मसाले का क्यों ऐड कर रहे हैं। और देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है। एक टाइम में देखिए कपिल देव और सुनील गावस्कर मुझे भी बहुत पसंद थे, ये मेरे फेवरेट क्रिकेटर्स थे अपने टाइम में। और वीरेंद्र सहवाग को तो मैं मानता हूं कि इंडिया में सुनील गावस्कर की बराबरी का कोई अगर ओपनिंग बैट्समैन हुआ है तो वो वीरेंद्र सहवाग, और एट टाइम्स तो वो सचिन तेंदुलकर से भी बेटर था। तो ये लोग अगर इस तरह का काम करेंगे तो मुझे भी बड़ा बहुत ही अफसोस हुआ है इस बात के ऊपर। ये इन लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर किसी तरह से इन लोगों तक ये बात पहुंचे तो शायद इनको सब बुद्धि आए कि पैसे और भी किसी तरह से कमाए जा सकते हैं। ये करके आप अपने बच्चों को बोलोगे क्या? आज सुनील गावस्कर रोहन गावस्कर के बेटे को बोल देंगे कि जा तू ये पान मसाला खा ले, इससे तेरे को कामयाबी मिलेगी। या कपिल देव अपनी बेटी को देंगे पान मसाला कि जा तू खा, तू कामयाब हो। या वीरेंद्र सहवाग अपने बच्चों को खिलाएगा। ये सब गलत बात है। और वहां पे उसने ये कहा कि सचिन तेंदुलकर ने भी देखो 20 करोड़ का ऑफर ठुकरा दिया था पान मसाले का। लेकिन अब यहां पे मैं एक बात कहूं, सचिन तेंदुलकर ने पेप्सी का तो बहुत लपक लपक के एडवर्टाइजमेंट किया है। तो पेप्सी कौन सी बहुत अच्छी बड़ी चीज है? ये पेप्सी वही है जिसके लिए वो ब्राजील के फुटबॉलर रोनाल्डो ने मना कर दिया था कि मुझे करोड़ों की डील्स नहीं चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने तो खूब डांस किया है पेप्सी के एडवर्टाइजमेंट्स में। तो ये देखिए डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं ये यहाँ पे। पान मसाले का नहीं करना है लेकिन पेप्सी का कर देना। पेप्सी कौन सी? सचिन तेंदुलकर ने अपने बच्चों को पेप्सी पिला के बड़ा किया है क्या? ये कौन सी बात है? मतलब पेप्सी अच्छी है, पान मसाला खराब है,
तो पिलाओ अपने बच्चों को रोज सुबह शाम, मुझे क्या है, मेरा क्या जाता है। सब बातें गौतम गंभीर ने कही है, कहीं वो चुप भी रह गया है, कहीं वो इनडायरेक्टली उसने हिंट भी किया है। तो कुल मिला के ये था क्रक्स गौतम गंभीर का, और ये थी मेरी एनालिसिस। तो अब आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये वीडियो देख के आपको मजा आया या नहीं आया, या आपके कुछ कमेंट्स हो तो आई वुड लव टू हियर देम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।